लेकिन अब नो योर कंपनी बातचीत कर लेते हैं। आज हमारे साथ एनएलसी इंडिया की मैनेजमेंट मौजूद है। अगर बात करें कंपनी की, तो FY24 में कंपनी का प्रदर्शन में थोड़ी सी नरमी ज़रूर रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिले और ओवरऑल जो पावर स्पेस का रिफॉर्म है उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो आउटलुक को लेके तमाम डिटेल्स को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD प्रसन्ना कुमार M सर मौजूद हैं। प्रसन्ना सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 150% के आसपास एनएलसी इंडिया का शेयर चला है पिछले एक साल में, और 150% चलने के बाद सबको ये उम्मीदें रहती हैं कि हर क्वार्टर कंपनी अच्छा करेगी, हर क्वार्टर कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे और हर क्वार्टर शेयर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा वीक रहा, तो थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर उठा एनालिस्ट के बीच में। ओवरऑल सर अभी सिचुएशन क्या है, क्या कर रहे हो आप लोग, कैसा परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से इस तरह की रिएक्शन हम देख रहे हैं मार्केट्स में? हाँ जी, नमस्कार, सबको नमस्कार। जैसे कि आप सही बताया है कि पिछले साल में Q1 एंड Q2 में कुछ लैंड इश्यूज को लेके हमारा लिग्नाइट प्रोडक्शन इफेक्ट रहा, और उसी की वजह से जो पावर जनरेशन भी इफेक्ट रहा है। और Q3 में आके आके हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट से सभी लैंड इश्यूज सॉर्ट आउट कर दिया गया है, और जनवरी 1 से हमारा जो है प्रोडक्शन, जो पावर जनरेशन का प्रोडक्शन है और लिग्नाइट प्रोडक्शन है, वो नॉर्मल लेवल पे आ गया है। तो उसी का चलते थोड़ा Q4 में थोड़ा सा कमी हुई है। अदरवाइज अभी हमारा सभी प्लांट्स ऑपरेट हो रहे हैं, और लिग्नाइट प्रोडक्शन इश्यूज, लैंड इश्यूज सभी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। सो लास्ट 4-5 मंथ्स में हमारा लिग्नाइट प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन और पावर जनरेशन सब ठीक चल रहा है। उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में सभी टारगेट्स हम लोग अचीव करेंगे, और हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यू रहेगा। तो प्रसन्ना सर, लास्ट ईयर में जो आपकी रिकवरीज थी वो करीब अंडर रिकवरीज करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास थी। इस बारी स्लाइटली नीचे हैं, 880 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर हमने वहाँ पर देखा है। सो ये कितना आपके अनुमान से डिविएट कर रहा है? और गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब पावर मिनिस्ट्री इन प्लेस है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन प्लेस है, जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी थी वो कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? यहाँ से क्या उम्मीदें लगा के चले हम? सर, जैसे अंडर रिकवरी पिछले साल मेनली जैसे कि मैं बताया था कि वो लैंड एक्विजिशन इश्यूज की वजह से लिग्नाइट प्रोडक्शन कम था, उसके वजह से अंडर रिकवरीज ज़्यादा थे। अभी क्योंकि इस साल में हम लैंड इश्यूज सॉल्व कर चुके हैं और लिग्नाइट प्रोडक्शन नॉर्मल हो गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल ये अंडर रिकवरी कम से कम रहेंगे। और दूसरी बात, जैसे कि गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में आप जानते हैं कि कोल प्रोडक्शन, लिग्नाइट प्रोडक्शन और पावर जनरेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम लोग कोल शॉर्टेज सिनेरियो से कोल सफिशिएंट सिनेरियो में पहुंचे हैं, एंड पावर शॉर्टेज सिनेरियो से पावर सरप्लस सिनेरियो में पहुंचे हैं। और रिन्यूएबल्स भी काफ़ी अच्छी तरह से ना के बराबर से शुरू करके ऑलमोस्ट 1.5 लाख मेगावाट तक इंस्टॉल किया गया है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है कि गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव पॉलिसीज और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज की वजह से है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे जाके ये और अच्छी तरह से पॉलिसीज कंटिन्यू होंगे, और हमारा पावर जनरेशन का ग्रोथ ऑलमोस्ट 9% हो रहा है अभी। तो आगे जाके उसको मीट करने के लिए कोल प्रोडक्शन, लिग्नाइट प्रोडक्शन और पावर जनरेशन भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। और रिन्यूएबल कैपेसिटी का हमारा जो टारगेट 500 गीगावाट है 2030 तक, वो भी अचीव करना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग का जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं, पावर स्टोरेज सिस्टम, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट का उम्मीद है। तो ये सबको लेते हुए जो पॉलिसीज, प्रोएक्टिव पॉलिसीज चल रहा है, वो आगे भी चलते रहे, तो हम लोग हमारा टारगेट को पूरा कर पाएंगे। तो प्रसन्ना सर, 2-3 चीज़ें मैं इसमें और आपसे फर्दर पूछना चाहूँगा। पावर की डिमांड नॉर्थ इंडिया में पीक पर है इस समय, एंड एज द हीट कंटिन्यू ये पावर की डिमांड बढ़ती रहेगी। स्पेशली मई और सितंबर 2 ऐसे मंथ्स होते हैं जहाँ पे पावर की डिमांड अक्सर पीक बनाती है। सो ये आपके लिए कितना प्रेशर अभी क्रिएट कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए? दूसरा, अभी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्लांट लोड फैक्टर है, PLF है, वो किस तरह का है? और अलग अलग सेक्टर, सब मतलब सेगमेंट, सब सेगमेंट में इसको आप मतलब ओवरऑल PLF एंड सब सेक्टर, सब सेगमेंट PLF जो है वो स्थिति किस तरह की है?
जैसे कि आप सही बता रहे हैं कि पावर का डिमांड काफी इंक्रीज हुआ है। अभी रिसेंटली 260 गीगावाट का जो रिक्वायरमेंट भी आया था और उसको अच्छी तरह से पूरा किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है 9% ग्रोथ के हिसाब से जो बढ़ रहा है, उसी हिसाब से दी कोल प्रोडक्शन, लिग्नाइट प्रोडक्शन, पावर जनरेशन भी बढ़ रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि जो भी पावर रिक्वायरमेंट है वो सभी पावर स्टेशन अच्छी तरह से पूरी कर पाएंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड का जो पावर स्टेशन है, वो जो भी प्लांट परफॉर्मेंस पिछले साल रहा, जो पीएलएफ कम रहा कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ लैंड इश्यूज एंड लिग्नाइट प्रोडक्शन, वो सभी अभी सॉर्ट आउट कर दिया गया। हमारा सभी पावर स्टेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, मोर देन 75% पीएलएफ पे चल रहे हैं और आगे जाके और अच्छी तरह से चल के ग्रिड रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर जनरेट कर पाएंगे। तो प्रसन्ना सर, लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजर था वो करीब करीब 2800 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ होता हुआ दिखाई पड़ा। सो इस बारी थोड़ा सा मिस जरूर हुआ था लास्ट क्वार्टर तक आते आते। तो आपने क्या गाइडेंस इंटरनली रखी है कि FY25 आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, इबिटा वाइज क्या नंबर रहेगा, क्या ग्रोथ रहेगी वहां पर? जैसे कि मैं बताया था, Q1 Q2 में कुछ कमी होने के बावजूद पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और फिजिकल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा। हम लोग जो है ऑल टाइम हाईएस्ट एवर लिग्नाइट प्लस कोल प्रोडक्शन ऑफ 34 मिलियन मेट्रिक टन किए हैं और हमारा पीबीटी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाईएस्ट एवर अचीव हुआ है, एबिटा भी ऑल टाइम हाईएस्ट एवर अचीव हुआ है। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए इसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी पिछले साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा और फिजिकल परफॉर्मेंस रहा, उससे बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग इस साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। ओके, एक दो चीज़ें और प्रसन्ना सर मुझे पूछना था कि जो Q4 के अंदर एक ड्रॉप था वो इबिटा फ्रंट पे वो वन ऑफ है, जो कि आप खुद भी ये बात मान रहे हो कि इस बार की शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या मान के चले कि शायद Q1 ऑनवर्ड्स या Q2 ऑनवर्ड्स, रादर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स, क्या ये इबिटा का नंबर वापस हम मीट कर लेंगे लास्ट ईयर वाले इबिटा से? एकदम सर, जैसे कि मैं बताया था कि जो लिग्नाइट प्रोडक्शन इश्यूज है वो पूरा सॉल्व कर चुके हैं और कोल प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि Q1 में ही जो एबिटा पहले था उस लेवल तक हम लोग पहुंच पाएंगे, उससे बेहतर भी आगे जाके हम कर पाएंगे। ओके सर, एग्जिस्टिंग यूनिट्स को लेके जो दो फैसिलिटीज़ हैं, पहले तो घटमपुर फैसिलिटी को लेकर, जहां पर जून में एक एंटिसिपेशन था कि शायद वहां पे स्टार्टिंग होते हुए दिखाई पड़े, और दूसरा एंटिसिपेशन है कि मार्च 25 के अंदर इसकी 3 यूनिट्स और शुरू हो सकती हैं। सो घटमपुर को लेकर क्या स्टेटस है अभी, और तालाबीरा प्रोजेक्ट जिसको आपने BHEL को अवार्ड दिया था जिसका ऑर्डर का, वहां पे क्या अभी सिचुएशन है? 3x660 मेगावाट है, जो 1980 मेगावाट का पावर स्टेशन है जो कानपुर के पास में स्थित है। इसमें एक यूनिट में हम लोग ऑलरेडी सिंक्रोनाइजेशन कर चुके हैं, बट सीओडी डिक्लेयर करना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 1 मंथ पीरियड में हम लोग उसका फर्स्ट यूनिट का सीओडी डिक्लेयर करने वाला है। उसके बाद अक्टूबर महीना में हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड यूनिट को सीओडी डिक्लेयर करेंगे एंड मार्च महीने में तीसरा यूनिट हम लोग सीओडी डिक्लेयर करेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर में सभी 3 यूनिट का सीओडी डिक्लेयर होगा और कमर्शियल ऑपरेशन सभी यूनिट का स्टार्ट होगा। और तालाबेरा थर्मल पावर स्टेशन 3x800 मेगावाट हम लोग जो BHEL को अवार्ड कर चुके हैं, सभी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से आगे चल रहे हैं। लैंड एक्विजिशन जो बचा हुआ था वो भी एक्टिविटी कंप्लीट हो रहा है। BHEL अपना काम साइट वर्क स्टार्ट किया है और एक्टिविटीज फुल फॉर्म में आगे चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से इस थर्मल पावर स्टेशन को सीओडी डिक्लेयर किया जाएगा। ओके प्रसन्ना सर, जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आपने रिन्यूएबल स्पेस के अंदर भी एक्सपेंशन किया और वहाँ पर आप अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रहे हो, वहाँ भी अच्छी आपके नंबर्स आ रहे हैं। सो एनी टाइम कोई IPO, कोई स्टेक सेल, कोई इन्वेस्टर या कोई फंडिंग वहाँ से रेस करने की बातचीत? सर आज के दिन में हम लोग को 1.4 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी है हमारे पास, बोथ सोलर एंड विंड मिला के।
और हम लोग जो है इंडिया में भी सबसे पहला पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो 1000 मेगावाट जोड़ा है कंट्री में। और आगे जाके हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि 2030 तक हमारा जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है 7 गीगावाट हो जाए। उसके लिए सभी प्रयास जारी हैं और ऑलरेडी 2 गीगावाट का प्रोजेक्ट हमारा पाइपलाइन में है। गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग जो टारगेट सेट किया है उससे ज्यादा हम लोग रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड कर पाएंगे। जैसे कि आप सही बताया कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट के हिसाब से हम लोग एसेट मोनेटाइजेशन का भी कार्य कर रहे हैं। हमारा 1.4 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी है, इसको एसेट मोनेटाइज करने के लिए एक 100% ओन सब्सिडरी का एस्टैब्लिश किया गया है, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। और अभी का जो 1.4 गीगावाट का जो कैपेसिटी है उसमें ट्रांसफर करने का प्रक्रिया जारी है। वो होने के बाद हम लोग उसका एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, उसका जो है एक्सचेंज के द्वारा उसको ये करके उसको एसेट मोनेटाइज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्ना सर, आज ये अहम खबर हमें देने के लिए कि आने वाले समय में एनएलसी इंडिया अपनी जो रिन्यूएबल एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करके आगे चल के शायद मोनेटाइज भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पर हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी तमाम डिटेल से हमसे चर्चा करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।